बच्चों, आज हम लोग देखेंगे रेट कांस्टेंट के बारे में। रेट कांस्टेंट, बल्कि यहां पर हम लोग स्पेसिफिक वर्ड जोड़ दें तो हो जाएगा स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। स्पेसिफिक वर्ड क्यों जोड़ रहे हैं अभी इस पे चर्चा करेंगे। यहां पर वी नो दैट, हम लोग ये पढ़ चुके हैं, रेट इक्वल टू के एक पावर एक्स बी पावर वाई। ये किसी रिएक्शन के लिए हम लोग रेट ला ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर देखा जाए, इफ ए इक्वल टू 1 मोल पर लीटर एंड V इक्वल टू also 1 मोल पर लीटर, देन रेट इक्वल टू हो जाएगा K 1 पावर x, यहां पर 1 पावर y, या रेट इक्वल टू आप लिखेंगे K। क्यों? क्योंकि एक की पावर कुछ भी हो, वैल्यू एक ही होगी। तो यहां पर जो रेट कांस्टेंट है ये रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर है। तो लोग कह सकते हैं कि फॉर यूनिट, इसको यूनिट कंसंट्रेशन बोलेंगे, फॉर यूनिट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा, अब यहां पर चूंकि आपने कंडीशन अप्लाई कर दिया है यूनिट कंसंट्रेशन, तो इसलिए आप मतलब स्पेसिफाई कर दिया है चीजों को, इसलिए यहां पर आपने जो रेट कांस्टेंट है उसके पहले आपने वर्ड स्पेसिफिक जोड़ दिया है। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं IE फॉर यूनिट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेट कांस्टेंट, आप इसको स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट कर सकते हैं, इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन। फॉर यूनिट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन। तो जब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन यूनिट होगा उस समय जो रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है वो रिएक्शन के रेट के बराबर होगा। तो इस चीज को हम लोग जानते रहेंगे। यहां पर अगर हम लोग इसके यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, तो जो आपने लिखा था, जो आपने यहां पर फार्मूला लिखा था, आया था, उसके अकॉर्डिंग तो आपने यहां पर लिख रहे हो रेट इक्वल टू के। तो यहां पर इसके अकॉर्डिंग तो रेट मतलब जो रेट कांस्टेंट है उसकी यूनिट हो जाएगी मोल, रेट की यूनिट मतलब यहां पर मोल, यहां पर लीटर, यहां पर सेकंड। लेकिन यहां पर किस ऑर्डर के लिए आपने लिखा है वो चीज मालूम नहीं है। यहाँ पर एक्स और वाई क्या ऑर्डर था तो मालूम नहीं है। वैसे यहाँ पर ये चीज जीरो ऑर्डर के लिए है। ये चीज किसके लिए है? जीरो ऑर्डर के लिए। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस ऑर्डर के रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट है वो रेट के बराबर होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा जीरो ऑर्डर के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप ऐसे देख सकते हो कि रेट इक्वल टू के, यहाँ पर एक पावर जीरो, यहाँ पर बी पावर जीरो, तो यहाँ पर रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा? के हो जाएगा। तो अगर ऑर्डर जीरो है तब भी जो रेट कांस्टेंट है वो रेट के बराबर होगा। तो यहाँ पर अगर आपने ऐसे लिखा है तब तो आप ये नहीं बताया जा सकेगा कि आप पीछे क्या लिख के आए हैं। तो यहाँ पर हम लोग अगर सीधे ऐसे देख रहे हैं तो इसका मतलब ये माना जा रहा है कि जीरो ऑर्डर के लिए लिखा गया होगा। तो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन। तो अगर यही यूनिट हम लोग लिख देते हैं तो वही मतलब ये किसके लिए माना जाएगा? जीरो ऑर्डर के लिए माना जाएगा। लेकिन अगर रिएक्शन जीरो ऑर्डर का नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर का है, सेकंड ऑर्डर का है या nth ऑर्डर का है, तो यहां पर हम लोग फॉर nth ऑर्डर देख लें। फॉर nth ऑर्डर
रिएक्शन, तो भैया यहाँ पर रेट इक्वल टू हो जाएगा के, यहाँ पर 1 पावर n, तो यहाँ पर k इक्वल टू हो जाएगा रेट अपान 1 पावर n, तो रेट की यूनिट होगी मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, यहाँ पर कंसंट्रेशन की यूनिट हो जाएगी मोल लीटर इनवर्स, मतलब मोल पर लीटर। अब यहाँ पर पावर हो जाएगा n, पावर हो जाएगा n, अब ब्रैकेट खोला जाएगा तो यहाँ पर माइनस n हो जाएगा और यहाँ पर n हो जाएगा, तो यहाँ पर जब ये n ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा और ये n जब ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। यहाँ पर हम ऊपर लिख दे रहे हैं इसको मिटा के, इस चीज को लोग ऊपर लिख रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा k इक्वल टू मोल, यहाँ पर आपने इसको 1 मानोगे, ये ऊपर जाएगा, ये ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ पर n हो जाएगा और ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस n, यहाँ पर लीटर -1 लिखा गया, n से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस n हो जाएगा और ये ऊपर जाएगा तो प्लस n हो जाएगा, तो n -1, यहाँ पर लीटर n -1 और यहाँ पर सेकंड इनवर्स। तो ये किसी भी ऑर्डर के रिएक्शन के लिए, किसी भी ऑर्डर के लिए, वैसे तो nth ऑर्डर के लिए है, तो nth ऑर्डर कोई ऑर्डर तो है नहीं, अब n का मतलब फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, जो भी आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप लिख रहे हैं ऑर्डर और यहाँ पर आप लिख रहे हैं यूनिट, तो अब मान लो यहाँ पर जीरो ऑर्डर लिख रहे हैं तो n का मतलब ऑर्डर होता है, तो 0 1 -0 तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 0 -1 तो -1 हो जाएगा, यहाँ पर सेकंड तो यहाँ पर हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अब यहाँ पर अगर 1 रखा जाए तो 1 -1 0 हो जाएगा, यहाँ पर 1 रखेंगे 1 -1 0 हो जाएगा, यहाँ पर सेकंड इनवर्स। भैया यहाँ पर अगर सेकंड ऑर्डर रख रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 -1, मतलब -1 बचेगा, यहाँ पर 2 -1, यहाँ पर 1 बचेगा, तो यहाँ पर 1 बचेगा तो लीटर पॉजिटिव है मतलब प्लस में बचेगा, यहाँ पर मोल माइनस में बचेगा तो मोल -1 हो जाएगा, यहाँ पर सेकंड इनवर्स हो जाएगा। ये हो गया। यहाँ पर भैया थर्ड ऑर्डर लिख रहे हैं इसी तरह से, तो यहाँ पर 3 -2 तो 1 -3 -2 हो जाएगा, तो -3 और +1 तो -2 बचेगा, यहाँ पर 3 -1, यहाँ पर +2 बचेगा, तो यहाँ पर इसका मतलब लीटर +2 मतलब लीटर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर मोल -2 हो जाएगा, यहाँ पर सेकंड इनवर्स हो जाएगा। तो इस तरह से किसी भी ऑर्डर के रेट कांस्टेंट की यूनिट बताना है तो आप यहाँ पर बता सकते हैं। चलो रेट कांस्टेंट के बारे में थोड़ा सा आगे देखा जाए। यहाँ पर नोट करके रेट कांस्टेंट is directly proportional to rate of reaction. Rate constant is directly proportional to rate of reaction. मतलब rate constant बढ़ेगा तो rate of reaction बढ़ेगा। Rate constant is inversely proportional to activation energy. Rate constant is inversely proportional to activation energy. मतलब अगर दो रिएक्शन हैं, एक के लिए रेट कांस्टेंट K1 और दूसरे के लिए K2 है, अगर आपसे कहा जाए कि K1 इज ग्रेटर देन K2 तो इनके एक्टिवेशन एनर्जी में क्या रिलेशन होगा, तो आप कहेंगे EA1 इज लेस देन EA2। फॉर टू रिएक्शन रेट कांस्टेंट K1 एंड रेट कांस्टेंट इज रिस्पेक्टिवली K1 एंड K2। If K1 is greater than K2, then it means EA1 is less than EA2। या यहाँ पर रेट अगर पूछा जाए तो यहाँ पर रेट R1 is greater than R2। ये सब क्वेश्चन बनते हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। ध्यान रखिएगा कि दो रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट रिस्पेक्टिवली K1 K2 है,
अगर K1 K2 में ये रिलेशन है तो E1 E2 में क्या रिलेशन होना चाहिए, या R1 R2 में क्या रिलेशन होना चाहिए, ये चीज आप लोग जानते रहेंगे। इसको मिटा रहे हैं। रेट कांस्टेंट is affected by catalyst, affected by catalyst। अभी इस पे चर्चा करेंगे। रेट कांस्टेंट कैटलिस्ट के द्वारा अफेक्ट होगा। रेट कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट of temperature, independent of concentration। ब्रैकेट में फॉर फर्स्ट ऑर्डर। कई बार बुक में सीधे क्वेश्चन पूछता है कि रेट कांस्टेंट किस पर डिपेंड नहीं करेगा, तो हम लोग कहते हैं कंसंट्रेशन पर। उसमें किस ऑर्डर के लिए है तो ये नहीं बताया था आपने। यहाँ पर देखो लिखा रहा होगा, यहाँ पर K = 0.693/T²। यहाँ पर फाइनली जब आपने फर्स्ट ऑर्डर पढ़ा था ये फार्मूला लिखा था और वहां पर लिखाया गया था कि रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रेट कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स। तो ये चीज आपको पहले भी बताया गया था। तो यहाँ हो गया कि रेट ऑफ रिएक्शन के डायरेक्टली क्वेश्चन होगा, एक्टिवेशन एनर्जी के इनवर्सली क्वेश्चन होगा, कैटलिस्ट के द्वारा अफेक्टेड होगा। कैटलिस्ट के द्वारा अफेक्टेड कैसे होगा, कैटलिस्ट जो है रेट को अफेक्ट करता है, रेट को घटाता है, रेट को बढ़ाता है। तो अगर रेट को घटाएगा तो चूंकि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है रेट कांस्टेंट के, इसका मतलब रेट कांस्टेंट भी घट जाएगा। रेट को बढ़ाएगा तो रेट कांस्टेंट भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। अगला पॉइंट हो जाएगा रेट कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। रेट कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। तो रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। तो इस चीज को भी आप लोग जानते रहेंगे कि रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। तो रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है इसको हम लोग एक आर्हेनियस मतलब एक इक्वेशन के थ्रू देखेंगे और उस इक्वेशन को हम लोग आर्हेनियस इक्वेशन कहेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर was represented by Arrhenius। Relation between rate constant and temperature was represented by Arrhenius as follow। यहाँ पर K = A e⁻⁻ RT where K rate constant, R gas constant, T temperature in Kelvin। या आपको बता दें कि केमिस्ट्री में किसी भी फार्मूले में अगर कैपिटल T है इसका मतलब वो टेम्परेचर केल्विन में लिखा जाएगा। कई बार आपको बताए भी होंगे, आप जानते रहेंगे। ये एक्टिवेशन एनर्जी, ये एक्टिवेशन एनर्जी। यहाँ पर ए बच रहा है, ए पर चर्चा कर लिया जाए कि ए क्या है। तो ए को हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर ए अगर आपसे पूछा जाए कि ए क्या है तो आप कहेंगे आर्हेनियस फैक्टर है, आर्हेनियस फैक्टर कहेंगे, या इसी को आप लोग फ्रीक्वेंसी फैक्टर कहेंगे।
फ्रीक्वेंसी फैक्टर, ई जो है एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, तो चूंकि ई के पहले है इसलिए आप इसको प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोल सकते हैं। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोल सकते हैं। लेकिन इन तीनों में अगर आपको एक रिमूव करना पड़े, इन तीनों में से अगर एक रिमूव करना हो, मतलब ये कहा जाए कि केवल दो ही सही हैं, तीसरे को रिमूव करो, तो इसका मतलब आप इसको रिमूव कर सकते हैं। एक्सपोनेंशियल फैक्टर के पहले आप कुछ भी लिख दें वो प्री एक्सपोनेंशियल हो जाएगा, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि वो ए हो जाए। एक्सपोनेंशियल फैक्टर के पहले कुछ भी लिख देंगे वो क्या हो जाएगा, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, लेकिन जरूरी नहीं कि वो ए हो जाए। तो वैसे हम लोग इसको आर्हेनियस फैक्टर कहेंगे जो एकदम सही है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर कहेंगे ये भी सही है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर कहेंगे ये भी सही है, लेकिन ये दोनों ज्यादा परफेक्ट माने जाएंगे, थर्ड उतना परफेक्ट नहीं माना जाएगा। एक बार ये पूछा गया क्वेश्चन है, CGPMT में पूछा गया था और सेम ये क्वेश्चन था कि इसमें कौन सा सही है, तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, एक में था 1 2, एक में था 2 3, एक में था 1 3, ऐसे था। तो आप इसको हमेशा आप सही नहीं मान सकते, तो ये चीज हो गई। चलो भैया इसको मिटा रहे हैं। अब यहाँ पर देखा जाए, वैसे ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए है, ये क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर के लिए है। तो यहाँ पर देखें भैया, इफ t इक्वल टू इनफाइनाइट कर दें, इफ t इक्वल टू इनफाइनाइट, तो यहाँ पर इनफाइनाइट रखेंगे, r से मल्टीप्लाई करेंगे, इनफाइनाइट आ जाएगा। अब एक्टिवेशन एनर्जी को इनफाइनाइट से डिवाइड करेंगे, वैल्यू 0 हो जाएगी। किसी वैल्यू को आप इनफाइनाइट से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू 0 हो जाती है, तो इसका मतलब ये पूरा पार्ट 0 हो गया। और e की पावर 0, तो किसी भी वैल्यू की पावर अगर 0 है तो वैल्यू 1 हो जाती है। तो अगर ये 1 हो गया, इसका मतलब k, देन यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, k इक्वल टू a, देन हम लोग क्या लिखेंगे, k इक्वल टू a। तो यहाँ पर अगर t इनफाइनाइट कर दिया जाए तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू आर्हेनियस फैक्टर के बराबर होगी। जैसा हम कह रहे हैं कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए है, तो a की अगर यूनिट पूछा जाए तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो यूनिट होता है रेट कांस्टेंट का, वो सेकंड इनवर्स होता है। इसका मतलब a की यूनिट जो होगी ये भी क्या होगी, सेकंड इनवर्स होगी। तो जो फर्स्ट ऑर्डर के रेट कांस्टेंट की यूनिट है वही आर्हेनियस फैक्टर की भी यूनिट हो जाएगी। मतलब अगर आपसे कहा जाए कि a की यूनिट क्या होगी तो आप कहेंगे सेकंड इनवर्स होगी। एक बार IIT में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि यहाँ पर सारी चीजें दी गई थी कि इनफाइनाइट प्लेट, मतलब सारी चीज दी गई थी, R दिया गया था, एक्टिवेशन एनर्जी दी गई थी, आर्हेनियस फैक्टर भी दिया गया था। यहाँ पर आपसे कहा गया था कि अगर t इनफाइनाइट कर दिया जाए तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू a के बराबर हो जाएगी। ये चीज आप जानते रहेंगे। अच्छा, होता क्या है कि जब बहुत सारी वैल्यू दी गई हैं, तो बहुत सारी वैल्यू दी गई हैं तो आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ न कुछ सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन बस आप देख रहे हैं सॉल्व करके क्या आ रहा है, k a के बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब k और a आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यहाँ पर कुछ भी आपको सॉल्व करना नहीं है। चलो भैया आगे देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पर हम लोग आर्हेनियस इक्वेशन लिखे हैं। अब अगर हम लोग दोनों साइड का हम लोग क्या ले लें, लॉग ले लें, टेकिंग log ऑफ बोथ साइड, तो यहाँ पर हो जाएगा log k, यहाँ पर log a, यहाँ पर log लेने पर e हट जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस EA अपॉन 2.303 RT, ये हो जाएगा। तो अगर दोनों साइड का log ले लिया जाए तो log k इक्वल टू हो जाएगा log a माइनस EA अपॉन 2.303 RT हो जाएगा। इस RT मतलब EA को हम लोग 1 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो कहने के लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये 1/T हो जाएगा। कहने के लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, 1/T हो जाएगा। अब देखें भैया, थोड़ा सा हम लोग और आगे बात करें
तो यहाँ पर हम लोग इस इक्वेशन को फिर से लिख रहे हैं, यहाँ पर ऊपर लिख दे रहे हैं। यहाँ पर आपने लिखा है log k, यहाँ पर log a, यहाँ पर माइनस EA अपॉन 2.303 RT, ये इक्वेशन आपने लिखा है। आप ये नीचे वाले को फिर से ऊपर लिख दिए हैं। अब दिस इक्वेशन कैन बी कंपेयर्ड विद स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस c। इसको आप स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से कंपेयर कर सकते हैं y इक्वल टू mx प्लस c से। तो अगर यहाँ पर y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करते हैं, ये log k y मान सकते हैं और 1/t को आप क्या मान सकते हैं, ये x मान सकते हैं। ये दो वेरिएबल हैं, तो x और y और x वेरिएबल होता है, तो यहाँ पर k वेरिएबल है और t वेरिएबल है। तो इन दो वेरिएबल के बीच आप ग्राफ खींचेंगे। तो जब आप ग्राफ खींचते हैं तो m यहाँ पर स्लोप होता है, तो यहाँ पर इसके मतलब x के साइड में जो लिखा गया है वो स्लोप है, मतलब ये वैल्यू स्लोप है। तो आप इतने को आप स्लोप कहेंगे, ये स्लोप है। और ये जो c है ये यहाँ पर ये हो जाएगा। तो आप अगर इसको कंपेयर कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से, तो यहाँ पर हो जाएगा ये चीज, मतलब c इक्वल टू हो जाएगा log a, log k इक्वल टू हो जाएगा y, x को मान सकते हैं 1/t और m की वैल्यू हो जाएगी, m क्या हो जाएगा ये चीज देखिए ये। तो यहाँ पर m अगर पॉजिटिव है तो स्लोप ऊपर जाएगा, और यहाँ पर क्या है नेगेटिव, तो स्लोप नीचे आएगा। तो इसका मतलब अगर आप log k और 1/t के बीच में ग्राफ खींचें तो ये स्ट्रेट लाइन, एक बार सीबीएसई पीएमटी में पूछा जा चुका है कि log के और किसके बीच में ग्राफ खींचते हैं, तो 1/t के बीच में। अब यहाँ पर 1/t t के बीच में, 1/t स्क्वायर के बीच में, t स्क्वायर के बीच में, किसके बीच में, तो 1/t के बीच में ग्राफ खींचेंगे। अब यहाँ पर ये ग्राफ खींचेंगे तो ये स्लोप ग्राफ इस तरह से आएगा, ये इसका स्लोप हो गया। यहाँ पर ये इंटरसेप्ट हो गया। यहाँ पर इंटरसेप्ट अगर पूछ लिया जाए, इंटरसेप्ट क्या होगा, तो आप कहेंगे log k होगा। स्लोप क्या होगा, स्लोप माइनस EA अपॉन 2.303 R होगा, ये स्लोप हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको log k और 1/t के बाद बीच में ग्राफ खींचा गया, तो इंटरसेप्ट क्या मिला बता दिया गया, स्लोप क्या मिला ये भी बता दिया गया। तो ये दो चीजें हो गई भैया। एक बार सीबीएसई पीएमटी में ये भी पूछा गया था कि ये है किसके लिए है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए या एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए है। तो यहाँ पर ध्यान दें ये 1/t है। 1/t होने का मतलब आप इधर जा रहे हैं तो 1/t बढ़ रहा है, आप इधर जाएंगे तो 1/t बढ़ेगा, मतलब t घटेगा तभी 1/t बढ़ेगा। तो t घटने का मतलब टेम्परेचर घटने का मतलब हो गया कि टेम्परेचर मतलब एनर्जी निकल रही होगी, एनर्जी निकल रही होगी, इसका मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो दिस ग्राफ इज फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दिस ग्राफ इज फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए ग्राफ बनाया गया है। तो इस चीज को भैया आप जानते रहेंगे। यहाँ तक हम लोगों ने चर्चा कर लिया। अब अगर रेट कांस्टेंट को हम लोग दो डिफरेंट टेम्परेचर पर लिखें, Arrhenius equation at two different temperature, Arrhenius equation at two different temperature। तो यहाँ पर देखा जाए बेटा, यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं log k1, यहाँ पर log k माइनस EA अपॉन 2.303 RT1, और यहाँ पर हो जाएगा log k2, यहाँ पर log k माइनस EA अपॉन 2.303 RT2। ये इक्वेशन 1 हो जाएगा, इक्वेशन 2 हो जाएगा। Subtracting equation 1 from 2, 1 से 2 को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो यहाँ पर हो जाएगा log k2 माइनस log k1। यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने पर ये कैंसिल हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करने पर इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा।
यहाँ पर इसको सेपरेट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस ही आ जाएगा, तो माइनस EA/2.303 RT2। अब यहाँ पर माइनस माइनस EA/2.303 RT1 ये आ जाएगा भैया, ये प्लस हो जाएगा। तो इसको हम लोग प्लस वाले को पहले लिख लेंगे, माइनस वाले को बाद में कर लेंगे। यहाँ पर log है, log माइनस में है तो 1/, के रूप में आ जाता है, ऊपर लिख रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे log K2/K1, यहाँ पर EA/2.303 R, ये 2EA/2.303 R यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, इसको कॉमन ले रहे हैं। तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस बच जाएगा, मतलब 1/T1 प्लस में रहेगा और 1/T2 माइनस में रहेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/T1 माइनस 1/T2। आप इसको और आगे अगर आप बढ़ाना चाहें तो log K2/K1, यहाँ पर EA/2.303 R, यहाँ पर T2 माइनस T1 T2। तो इसको लोग इक्वेशन 3 बोलते हैं। इक्वेशन 3 is Arrhenius equation at two different temperatures. तो हम लोग आज की बात यहीं पे खत्म कर रहे हैं। इसके आगे की चर्चा हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग ये जो इक्वेशन पढ़ाया गया है इस पर हम लोग प्रॉब्लम बनाना सीखेंगे।